अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट पाथवे करेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का। ये ग्लाइकोलिसिस के अलावा एक पाथवे होता है जो कि ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म में यूज़ होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हेक्सोज 6 फास्फेट पाथवे या पेंटोज फास्फेट पाथवे। ठीक है, दोनों नाम है। इसके अलावा इसके और भी कई नाम है। हेक्सोज मोनोफास्फेट शंट पाथवे इज एन अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ NADPH, which is the one of the most important molecule in our body, and pentose sugars. It is not involved in the generation of energy. इसमें एनर्जी नहीं जनरेट होती, लेकिन ये NADPH जो प्रोड्यूस होता है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मालिक्यूल होता है, क्योंकि ये फैट की सिंथेसिस में यूज़ होता है, ये फ्री रेडिकल को ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है, ये कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में यूज़ होता है। ये बहुत ज़्यादा जो हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम है, रिड्यूसिंग एंजाइम जो फ्री रेडिकल को ख़त्म करते हैं, उनका वे उनके लिए ये यूज़ होता है। अदर नेम क्या है हेक्सोज मोनोफास्फेट पाथवे के? पेंटोज फास्फेट पाथवे भी कहते हैं इसको, डिकन और रैकर्स पाथवे भी कहते हैं, फास्फोग्लूकोनेट पाथवे भी कहते हैं, शंट पाथवे भी कहते हैं। ठीक है, अबाउट 10% ऑफ ग्लूकोज पर डे आर एंटर्ड इन दिस हेक्सोज 6 फास्फेट मोनोफास्फेट शंट पाथवे। इन लीवर एंड रेड ब्लड सेल इट इज़ अबाउट 30%, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली रिएक्शंस हो रहे होते हैं एनाबॉलिक। द पर्पस ऑफ दिस पाथवे इज जनरेशन ऑफ reduce NADPH पेंटोज फास्फेट फॉर न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट राइबोज 5 फास्फेट है। Location of pathway in the enzyme of hexose monophosphate shunt pathway are located in the cytoplasm या soluble part of cytoplasm, जिसको cytosol कहते हैं। Following tissue are highly active in hexose monophosphate shunt pathway: liver, adipose tissue, adrenal glands, red blood cell, testes, lactating, and mammary gland. Most of these tissue are involved in fatty acid synthesis and steroid biosynthesis, which depends on NADPH for their synthesis. It has two phases. One is oxidative phase, which is most important, and other is non-oxidative phase, which is also important for the production of ribose 5-phosphate. During the oxidative phase, glucose 6-phosphate is oxidized with the generation of two molecules of NADPH and one molecule of pentose phosphate with the liberation of one molecule of carbon dioxide. During a non-oxidative phase, pentose phosphate is converted into intermediate of glycolysis. ठीक है, अगर ये ग्लाइकोलिसिस में नहीं चेंज होगा तो ये जो इंटरमीडिएट हैं ये दोबारा ग्लूकोज 6 फास्फेट में चेंज हो जाएंगे। तो इसको अगर मैंने ये डेफिनेशन इसकी जनरेट किया, अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं: इट इज द पाथवे इन विच 3 molecules of glucose 6 phosphate are converted into 2 molecules of fructose 6 phosphate, which are used in the glycolysis, and 1 molecule of glyceraldehyde 3 phosphate, which is also used in glycolysis, producing 6 NADPH and 3 carbon dioxide। यानी कि अगर 3 मालिक्यूल हैं ग्लूकोज 6 फास्फेट के, उससे 6 NADPH प्रोड्यूस होंगे और 3 कार्बन शार्ट हो जाएंगे। वो 3 कार्बन जो शार्ट होंगे वो ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट प्रोड्यूस करेंगे, वरना 2 मालिक्यूल फ्रक्टोज 6 फास्फेट के बनेंगे। 6 और 6 12 और 3 15, 3 जो है कार्बन निकल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ऑक्सीडेटिव स्टेट है और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे 2 मालिक्यूल एक रिएक्शन के दौरान 2 मालिक्यूल NADPH के प्रोड्यूस होते हैं। ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट होता है 6 फास्फोग्लूकोनो लैक्टोन के अंदर, किस एंजाइम की मौजूदगी में? ग्लूकोज 6 फास्फेट और एक NADPH का मालिक्यूल प्रोड्यूस होता है। और अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी है तो दिस इज द मोस्ट अबंडेंट काज ऑफ हेमोलिटिक एनीमिया इन द वर्ल्ड। अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी है और इस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से दिस इज द मोस्ट अबंडेंट काज ऑफ
तो 6-ग्लूकोनोलैक्टोन हाइड्रोलेज एंजाइम की ड्यूटी में, तो 6-फास्फोग्लूकोनेट प्रोड्यूस होता है। 6-फास्फोग्लूकोनेट के ऊपर दोबारा 6-फास्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट करता है, और यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल डी कार्बोक्सिलेशन होती है और हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं जो कि NADP को मिलते हैं, वो NADH में चेंज हो जाता है और रिबोलोज 5-फास्फेट बनता है। असल में ये तीन मॉलिक्यूल जो है तीन दफा ये रिएक्शन शो करते हैं और 3 रिबोलोज 5-फास्फेट के मॉलिक्यूल बनते हैं। तो इसमें हेक्सोज मोनोफास्फेट शंट पाथवे में अगर थायमीन पैराफास्फेट जो कि कोएंजाइम है ट्रांसकीटोलेज का, अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो जो है ये हेक्सोज मोनोफास्फेट शंट पाथवे नहीं चलता, जिसकी वजह से न्यूरल जो है वो डिसऑर्डर आते हैं। तो ये आपके पास हेक्सोज मोनोफास्फेट शंट पाथवे में ये जो फर्स्ट 3 रिएक्शन है ये ऑक्सीडेटिव फेज है। अगले जो रिएक्शंस हैं वो नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेट है। इसमें 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6-फास्फेट पहले 6-फास्फोग्लूकोनो लैक्टोन के अंदर चेंज होते हैं, फिर हाइड्रेशन रिएक्शन होता है ग्लूकोनो लैक्टोनेज या ग्लूकोनो लैक्टोन हाइड्रोलेज एंजाइम की मौजूदगी में होता है और 6-फास्फोग्लूकानेट प्रोड्यूस होता है। इसके ऊपर डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है और डी कार्बोक्सिलेशन होती है, तो 6 कार्बन कंपाउंड 5 कार्बन कंपाउंड रिबोलोज 5-फास्फेट में चेंज होता है। ये जो रिबोफोलियोज 5-फास्फेट जो 3 मॉलिक्यूल बने हैं 3 ग्लूकोज 6-फास्फेट से 3 रिबोलोज 5-फास्फेट के मॉलिक्यूल बने हैं। ये रिबोलोज 5-फास्फेट के ऊपर ये कीटोनिक शुगर है, जब इसके ऊपर आइसोमरेज एंजाइम वर्क करता है तो ये किस में चेंज हो जाता है, राइबोज 5-फास्फेट। मोस्टली ये राइबोज फास्फेट जो है वो न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस में यूज हो जाता है, लेकिन बाद में कुछ पोर्शन इसका न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस में यूज होता है और कुछ इधर ही यूज होता है। अब एक मॉलिक्यूल तो इधर यूज हो गया, पीछे इसके 2 मॉलिक्यूल रह जाएंगे, तो इसके 2 मॉलिक्यूल चेंज होते हैं ज़ाइलोलोज 5-फास्फेट के अंदर। किस एंजाइम की मौजूदगी में, रिबोलोज 5-फास्फेट 3 एपिमरेज। इसने सिर्फ एपिमराइजेशन की है कार्बन नंबर 3 की और हाइड्रोक्सिल ग्रुप पोजीशन की है, चेंज किया है। इसमें सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हुई है 3rd कार्बन के ऊपर, और रिबोलोज 5-फास्फेट ज़ाइलोलोज 5-फास्फेट में चेंज हो गया। ज़ाइलोलोज 5-फास्फेट का एक मॉलिक्यूल नीचे आ जाएगा, एक ऊपर यूज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल आपके पास राइबोज 5-फास्फेट का है और दूसरा ज़ाइलोलोज 5-फास्फेट का है। इसके ऊपर ट्रांसकीटोलेज एंजाइम ऐड करता है जिसको कोफैक्टर चाहिए होता है थायमीन पैराफास्फेट, और एक आपके पास 3 कार्बन कंपाउंड बनता है और एक आपके पास 7 कार्बन कंपाउंड बनता है, ठीक है। 3 कार्बन कंपाउंड को आप ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3-फास्फेट कहते हैं और 7 कार्बन कंपाउंड को आप सीडो हेप्टुलोज 7-फास्फेट कहते हैं। ये 7 कार्बन का मैंने आपको बताया था हेप्टोजन में एग्जांपल सीडो हेप्टुलोज, वो यही है। इसके ऊपर दोबारा ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम एक्ट करेगा, तो क्या बनेगा, एक 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा फ्रक्टोज 6-फास्फेट जो कि आगे ग्लाइकोलाइसिस में जो यूज होगा। 3 और 7 10 होते हैं, तो 6 तो निकल गए, पीछे कितने रह गए, 4, ठीक है। 4 में से रिथ्रोज 4-फास्फेट है। ये जो ज़ाइलोलोज 5-फास्फेट का एक मॉलिक्यूल इधर यूज हो गया, एक इधर नीचे आ गया, तो ये रिथ्रोज 4-फास्फेट के साथ मिलेगा और 4 और 5 कितने होते हैं, 9। ट्रांसकीटोलेज की मौजूदगी में 9 कार्बन वाले 2 कंपाउंड बनेंगे, एक फ्रक्टोज 6-फास्फेट और दूसरा ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3-फास्फेट। मैंने आपको बताया था डेफिनेशन में कि 3 ग्लूकोज 6-फास्फेट के मॉलिक्यूल 2 फ्रक्टोज 6-फास्फेट में चेंज होते हैं और एक ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3-फास्फेट में। 6 और 6 12 और 3 15। 3 कहाँ पे गए, 3 यहाँ पे रिलीज हो गए जब 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल 3 दफा इधर रिलीज होंगे और 3 रिबोलोज 5-फास्फेट के मॉलिक्यूल बनेंगे। तो पहले ग्लूकोज 6-फास्फेट रिबोलोज 5-फास्फेट के 3 मॉलिक्यूल में चेंज होता है, फिर क्या होता है कि ट्रांसकीटोलेज एंजाइम ये आइसोमरेज इसको राइबोज 5-फास्फेट में चेंज कर देता है और एपिमरेज इसको
रिबोलोज 5 फास्फेट को ज़ैलोलोज 5 फास्फेट के 2 मॉलिक्यूल में चेंज कर देता है। एक मॉलिक्यूल इधर यूज होता है और एक इधर। ये 5 दोनों ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की मौजूदगी में मिलते हैं और एक 3 कार्बन और एक 7 कार्बन कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो 3 वाले को ग्रेसरल्डिहाइड 3 फास्फेट कहते हैं और 7 वाले को सीडो हैप्लो 7 फास्फेट। तो ये दोनों फिर मिलते हैं, क्या बनता है, ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम की मौजूदगी में। तो 10 बनेंगे, 7 और 3 10, 10 में से 6 जो हैं वो फ्रक्टोज 6 फास्फेट में चेंज हो जाएंगे और दूसरा रेथ्रोज 4 फास्फेट में चेंज हो जाएगा। ये जो ज़ैलोलोज 5 फास्फेट आ रहा है ऊपर से, ये दोबारा रेथ्रोज 4 फास्फेट से ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की मौजूदगी में बनेगा, मिलेगा और बनेगा ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट और फ्रक्टोज 6 फास्फेट। ये ग्लाइकोलिसिस में तीन यूज हो जाते हैं। यहाँ फ्रक्टोज 6 फास्फेट एसोमरेज एंजाइम की मौजूदगी में दोबारा ग्लूकोज 6 फास्फेट में चेंज हो जाता है और दोबारा यूटिलाइज होना शुरू हो जाता है अगर वो ग्लाइकोलिसिस में यूज नहीं होता। तो ये जो रेथ्रोज 5 फास्फेट है, ज़ैलोलोज 5 फास्फेट है, एसिडोहेप्टोलोज 7 फास्फेट है, ये इस पाथवे के दौरान प्रोड्यूस होते हैं। और जो राइबोज 5 फास्फेट है, ये न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस में जाता है। ठीक है, ट्रांसकीटोलेज एंजाइम को फंक्शन करने के लिए यहाँ पे चाहिए थायामीन पैरोफास्फेट। इंपॉर्टेंस ऑफ पेंटोज, ये जो राइबोज 5 फास्फेट प्रोड्यूस होता है, ये जाके न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस डीएनए, आरएनए, एटीपी, एनएडी, एफएडी और कोएंजाइम की सिंथेसिस में जाता है आगे। अच्छा, आगे ये जो NADPH प्रोड्यूस होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज की मौजूदगी में, इसका क्या रोल है? ये फैटी एसिड की सिंथेसिस में जाता है, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में जाता है। इट आल्सो कंट्रीब्यूट टू फॉर द न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। इसके अलावा न्यूट्रोफिल्स, ये जो हमारे मैक्रोफेजेस होते हैं, जो कि जब अगर आप बैक्टीरिया इनहेल कर लेते हैं, ये अंदर चला जाता है, तो ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वाइट ब्लड सेल के साथ, ये इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं? यूजिंग NADPH, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज जो है ब्लड सेल्स के अंदर NADPH प्रोड्यूस होता है। और ये जो NADPH है, ये NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम का को-फैक्टर है। ये NADPH ऑक्सीडेज क्या करता है? ये जो फ्री रेडिकल रेड ब्लड सेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, इसको ब्लड सेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, इसको H2O2 के अंदर कन्वर्ट करता है। और ये H2O2 जो है मैक्रोफेजेस के अंदर बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। अगर इनके अंदर इनगल्फ हो गया बैक्टीरिया, तो ये इनगल्फ कर देंगे। तो ये ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी से इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीजेज हो जाएंगी। डिजीजेज बहुत ज़्यादा जल्दी आपको अफेक्ट करेंगी। और NADPH का क्या काम होता है? हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल के अंदर 3% तक फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते रहते हैं। और ये फ्री रेडिकल प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है अगर इन्फेक्शन है, ड्रग्स हैं या फावा बीन आप ले रहे हैं, ये बीज ले रहे हैं, तो ये फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। वैसे नॉर्मल केसेस में क्या होता है, ये जो फेरस स्टेट वाली हीमोग्लोबिन है, इसके साथ ऑक्सीजन लगती है और फेरिक वाली के साथ नहीं लगती। तो जब ऑक्सीजन निकल जाती है तो फेरिक स्टेट आ जाती है, यानी कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन मेथ हीमोग्लोबिन में चेंज हो जाती है, ब्लू कलर हो जाता है इसका। फिर NADH की मौजूदगी में मेथ हीमोग्लोबिन रिडक्टेज एंजाइम एक्ट करता है, तो दोबारा नॉर्मल ये हो जाती है। इसके दौरान फ्री रेडिकल भी कुछ प्रोड्यूस होते हैं जो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज की मौजूदगी में किस में चेंज हो जाते हैं? H2O2 के अंदर। ठीक है, और कुछ जो है ऑक्सीजन स्पॉन्टेनियसली H2O2 के अंदर चेंज हो जाती है। और ये बड़ा डेंजरस फ्री रेडिकल है, बड़ा डेंजरस फ्री रेडिकल है, जो कि रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है और हेमोलिटिक एनीमिया काज करता है। लेकिन ये हेमोलिटिक एनीमिया तब होगा जब NADPH की डेफिशिएंसी है। तो ये जो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज है जो है, इस फ्री रेडिकल को दूसरे फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर रहा है। ये क्या करता है? ये जो NADPH है, ये क्या करता है? ये ग्लूटाथायोन रिडक्टेज का को फैक्टर है, जो ग्लूटाथायोन प्रोक्सीडेज की रिड्यूस स्टेट को लाने में आम रोल प्ले करता है। ठीक है,
अगर ग्लूटाथाइन और रिडक्टेज को NADPH मिलेगा तो ये जो ऑक्सीडाइज ग्लूटाथाइन है ये रिड्यूस ग्लूटाथाइन में चेंज हो जाएगा और ग्लूटाथाइन पेरोक्सीडेज वर्क करेगा। ये H2O2 को वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये NADPH नहीं बनेगा तो क्या होगा, ऑक्सीडाइज ग्लूटाथाइन रिड्यूस ग्लूटाथाइन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये ग्लूटाथाइन और पेरोक्सीडेज जिसको रिड्यूस ग्लूटाथाइन चाहिए होता है ये फंक्शन नहीं करेगा, तो फ्री रेडिकल अक्यूमुलेट करेंगे, वो रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे जिसकी वजह से हेमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा। दूसरा ये होता है कि जो डाइसल्फाइड लिंकेज अगर ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में होगा तो इसमें डाइसल्फाइड लिंकेज ज़्यादा बनेगी और हाइंस बांधेगी जिसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन है वो उसके मालिक्यूल आपस में मिलना शुरू हो जाएंगे जिसकी वजह से हाइंस बॉडी बनेगी और हाइंस बॉडी जो है वो फिर डिस्ट्रॉय करेंगी रेड ब्लड सेल को। कहाँ पे, एंडोरेटिकुलो सेल्स ऑफ स्प्लीन के, एंडोरेटिकुलो एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्प्लीन। The rate of limiting step in hexose monophosphate shunt pathway in the reaction catalyzed by glucose 6 phosphate dehydrogenase। इसमें क्या फायदा, इसकी जो रेगुलेशन होती है दो मालिक्यूल से होती है। एलोस्टेरिक रेगुलेशन कैसे होती है, NADPH, अगर NADPH है तो ये एक्टिव रहेगा और अगर NADPH है तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। इंसुलिन की मौजूदगी में इसकी डिफॉस्फोरिलेशन होती है तो ये एक्टिव हो जाएगा और ग्लूकागॉन की केस में ये इनएक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा अगर हमारी बॉडी के अंदर किसकी डेफिशिएंसी हो गई है, किस चीज़ की डेफिशिएंसी हो गई है, थायामीन पैरोफॉस्फेट की। थायामीन पैरोफॉस्फेट की अगर डेफिशिएंसी है तो ट्रांसकीटोलेज एंजाइम वर्क नहीं करेगा। ट्रांसकीटोलेज एंजाइम वर्क नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका जो हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे है वो सही काम नहीं करेगा। ठीक है, जिसको हम कहते हैं वर्नेकी कोर्साकोफ सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, मेमोरी आपको भूलना शुरू हो जाता है और पैरालिसिस के झटके लगते हैं और बॉडी बाज़ कामा में भी चली जा सकती है और डेथ भी हो सकती है। ठीक है, समरी ऑफ हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे में क्या है कि फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज 6 phosphate to 6 molecule of carbon dioxide, we have to start with 6 molecule of glucose 6 phosphate. Of these 6, 5 molecule are regenerated with the production of 12 molecule of NADPH। ठीक है, तो अगर 6 ग्लूकोज 6 फास्फेट के मालिक्यूल हैं तो इससे 12 कार्बन डाइऑक्साइड 12 NADPH प्रोड्यूस होंगे, 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 5 ग्लूकोज 6 फास्फेट दोबारा रीजनरेट हो जाएंगे। ठीक है, दैट्स ऑल। अब आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आने चाहिए इसमें से। क्वेश्चंस आर इनवाइटेड, अगर आपके क्वेश्चन है तो बताएं वरना मैं रिकॉर्डिंग आपका आ दूं। नहीं है तो ये